नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हम लोग पंचायतों में जाकर के और कवरेज कर रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जनता है, सबसे उनका क्या विचार है, क्या वे लोग सोचते हैं पंचायत चुनाव को लेकर और किस आधार पर लोग इस बार के पंचायत चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। क्या कुछ पंचायतों में विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो पंचायतों और गांवों को विकास से जुड़ने के लिए काफ़ी योजनाएं निकाले गए हैं। विभिन्न प्रकार के योजनाओं के तहत पंचायतों में करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं फंड के रूप में। तो कितना कुछ विकास हुआ है, इसके लिए हम लोग धरातल पर भी जाकर के और जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं, लोगों का विचार जानते हैं। और इसके साथ ही मुखिया जो है जिम्मेदार, जो विकास कार्यों के जिम्मेदार हैं, वर्तमान मुखिया या प्रतिनिधि, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुए अब तक अपने 5 साल के कार्यकालों में किए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक औपचारिक रूप से जो बिहार पंचायत चुनाव है उसका घोषणा नहीं हुआ है। हालांकि सभी जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने तैयारियों में लग गए हैं। इसी क्रम में आज हम पहुँच चुके हैं रामपुर पंचायत में, जो कि नावानगर प्रखंड के अंतर्गत, केसठ प्रखंड के अंतर्गत आता है रामपुर पंचायत। और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं बसंत पांडे जी, जो कि जिनका 5 साल का कार्यकाल जो है वो अब बीत चुका है और फिर से ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी, हम आपको अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं रामपुर के समस्त जनता का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपने पंचायत में भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी मुखिया जी, 5 साल आपके बीत गए, फिर से आप जनता के पास जाइएगा वोट मांगने के लिए कि जनता आप पर विश्वास करे। इस 5 सालों में आपने जनता के लिए क्या किया है, जिसके आधार पर आप जनता के पास फिर से उनका मत जो है वो लेने के लिए जाएंगे? जी, 5 सालों में मैं जनता के बिल्कुल बेहद करीब रहा और मुझसे बेहतर तो पंचायत की जनता बताएगी कि मैंने उनके लिए क्या किया। इन 5 सालों में उनके लिए मैंने क्या किया, मुझसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जहाँ तक विकास का सवाल है, जनता से भी मैं पूछता हूँ और जनता खुद कहती भी है कि पीछे के जितने भी मुखिया हैं या जो भी जिनका कार्यकाल रहा, उससे कई गुना ज़्यादा इस कार्यकाल में विकास हुआ है। जी, जिस गांव में कई ऐसे जगह थे कि जहाँ पे आज़ादी के बाद वहाँ के उस गली के लोगों ने ईंट तक नहीं देखा था, वहाँ हमने लोगों के सहभागिता से, उस वार्ड के, उस गली के लोगों के सहभागिता से मैंने उस गली का निर्माण करवाया है। आए दिनों चलना दूभर हो जाता था उस गलियों में, ऐसे गलियों में मैंने काम करवाया। और चुनाव से पूर्व जिन जिन गलियों को मैंने चिन्हित किया था, उस गलियों का मैंने प्राथमिकता देते हुए उनका निर्माण करवाया। अच्छा मुखिया जी, 5 साल के कार्यकाल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? सबसे बड़ी उपलब्धि के माने में मैंने जो भी काम करता हूँ उसे पूरे दिल से और लगन के साथ करता हूँ। इसलिए मुझे हर किया हुआ कार्य जो कि सफल होता है वो मुझे मेरे लिए उपलब्धि ही लगती है। अगर किसी को आए दिन देखा जाए तो पैसा जो भी आता है सरकार के तरफ से, वो पैसा मैं रहूं या कोई मुखिया रहें, उनको वो कार्य करवाना है। अब तो ये आ गया वार्ड का 7 निश्चय का कि उनके तहत वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के तहत काम करवाना था। लेकिन फिर भी मैंने वार्डों को सामंजस्य बैठाते हुए, उनके साथ विचार विमर्श करते हुए, उनके वार्ड में जो भी ज़्यादा दिक्कत वाली गलियाँ थी या जो भी जिस तरह की समस्याएँ थी, उनसे तालमेल करते हुए मैंने उन पर काम करवाया। और जहाँ तक मेरे पंचायत की उपलब्धि की बात है, तो मैंने शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया है और स्वच्छता पे भी मैंने ध्यान दिया है। 2016 में जब हमारा चुनाव हुआ था, उसके बाद से हमारे यहाँ एक ग्रिड का ऑप्शन आया था। आनावाद सर्वसाधारण हमारे यहाँ ज़मीन है जो कि मेरे गांव से दक्षिण दिशा में है, कि वहाँ पे काफ़ी हमारा आनावाद सर्वसाधारण ज़मीन है। उसको उपयोगिता में लाने के लिए मैंने ये प्रस्ताव ग्रिड के लिए अपने तत्कालीन मंत्री महोदय अश्विनी चौबे से रखा था। उन्होंने इस पर अच्छा परामर्श दिया था कि आप ज़मीन दिलवाइए, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर ग्रिड स्थापित कराऊँ। मैंने सर्वे करवाते हुए, अंचल से अपने सहयोग लेते हुए मैंने सर्वे करवा कर दिया था। उसके बाद जिला के कई पदाधिकारी, विभाग के विभागीय पदाधिकारी आए, उस जगह को उन्होंने चिन्हित किया। उसी दरमियान
हमारे तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी जो थे प्रमोद कुमार सर, वो भी आए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब आए थी और ज़िले से भी आए थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि मुखिया जी ज़मीन तो आपका काफ़ी पड़ा हुआ है, ग्रिड के बाद भी आपका काफ़ी ज़मीन पड़ा हुआ है, इसको किसी उपयोग में क्यों नहीं लाते? तो मैंने बोला सर कि बिल्कुल, मैं तो उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि 2-3 चीज़ हमारे पास है, अगर कहिएगा तो मैं उनको कर दूँगा। बताया क्या? बोला सर। तो उन्होंने शिक्षा के लिए हमारे यहाँ महादलित बस्ती से कई ऐसे बच्चे हैं कि कई ऐसे गार्जियन हैं कि जो कि अपने बच्चे को कहीं सुदूर या कहीं दूर इलाके में कहीं भी पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते हैं। पैसे की भी मजबूरी है और एक उस तरह की भी बात है कि लोगों में ये बनी हुई थी धारणाएं कि वे पढ़े का बा, किसी गार्जियन का भी ध्यान नहीं था। तो एक अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, वहाँ पे मैंने सर से अनुमोदन करवा के उसको पास करवाया, जो कि अनुमंडल स्तरीय है। उसमें गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, प्ले ग्राउंड, लेबोरेटरी, सो स्टाफ क्वार्टर, सब कुछ बड़े अपने पंचायत में ही जी हाँ बिल्कुल, अपने पंचायत में मैंने उसको करवाया। उसके बाद एक सर से और विभागीय मैंने दरख्वास्त करते हुए अपने पंचायत में एक और जगह था, उसको चिन्हित करते हुए वहाँ पे ITI मैंने लाया, जो कि वो भी अनुमंडल स्तरीय है। तो ये 2 उपलब्धि है। गर्ल्स स्कूल, और हमारे पंचायत में गर्ल्स स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर नवानगर के पास मुकुंद डेरा है, वहाँ पे जाती हैं, चिलचिलाती धूप में जाती हैं, बरसात में जाती हैं, सुनसान रास्तों पे जाती हैं। तो ये हमें बहुत तकलीफ़ लगता है। इसके लिए क्या इसके लिए मैंने अपने जो अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको मैंने आवेदन दिया हुआ है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया हुआ है कि मुखिया जी, मैं इसको प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को मैं जरूर करवाऊंगा। अच्छा, मतलब मुखिया जी, अब तक आपने जो कुछ भी बताया इसमें साफ लगता है कि आपका जो विचार है वो शिक्षा को महत्व देने वाला है। तो ये बताइए कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें सरकार की तरफ से तो वेतन आते हैं, टीचर भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं क्यों इतना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे जा रहे हैं? इस पर क्या आपका विचार है? क्या प्लानिंग है इसको रोकने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं, मैं लगभग हर विद्यालय के टीचर से संपर्क में रहता हूँ। उनसे मैं कहता हूँ कि बच्चे को आप जागरूक कीजिए। हमारे मध्य विद्यालय रामपुर के ही जो भी शिक्षक हैं उनसे लगातार मैं संपर्क में रहता हूँ। रघुनाथपुर हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे भी रहता हूँ, या अन्य कई जो भी पंचायत में स्कूल हैं उन लोगों के संपर्क में मैं रहता हूँ। लेकिन बच्चों को उस हिसाब से जागृत नहीं किया जाता है। बच्चों को विद्यालय जाने के लिए बच्चों से ज़्यादा उनके गार्जियन को जागृत करना चाहिए। मैं गार्जियन को का भी इसमें मैं दोष ठहराता हूँ, उनको दोषी मानता हूँ कि अगर जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, अगर शाम को आते हैं, मैं हर गार्जियन से आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो आप इधर उधर बैठ के 2 घंटा व्यतीत करते हैं, शाम में आप अपने बच्चे के साथ 2 घंटा बैठिए और उनसे ये जानिए कि आपने पूरे दिन क्या किया, क्या पढ़ा। अगर आपको ढंग का ना लगे, आप नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बच्चे के पास बैठिए, उनसे देखिए, पूछिए आज क्या पढ़े हो, आज क्या किए हो। अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी सी भी कोई दिक्कत महसूस होती है, आप हमसे आके इस चीज़ को कहिए। अच्छा, सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई नहीं होता है उसके लिए आपका क्या प्रयास है? उसके लिए टीचर से मैं संपर्क करूंगा और ये भी मैं कहता हूं कि जो भी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अगर थोड़ी मनमानी करेंगे, थोड़ी भी तकलीफ होगी, अगर उस हिसाब से अनुरूप नहीं चलेंगे, तो मैं आगे कार्रवाई के लिए 2016 में जब हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी रमन कुमार थे तो उन्होंने 61 प्रखंड को ODF के लिए चुना था और उस समय नया प्रतिनिधित्व था, जुनून था, जोश था और मैंने बढ़ चढ़ के अपने पंचायत में लोगों को अपने तरफ से, जो उस तबके के परिवार थे, मैंने अपने तरफ से उनको मदद किया। जो भी मटेरियल था उनको शौचालय निर्माण हेतु मदद किया और उन्होंने अपना शौचालय पूर्ण किया, जिसके कारण हमारा पंचायत ODF हुआ और हमें बक्सर में पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ तक ही नहीं, 8 मार्च 2017 महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा जिले की एकमात्र मुखिया जिनको गांधीनगर में सम्मानित किया गया था, स्वच्छता के कारण ही। जी, इसका मतलब कि आप जैसे ही चुनाव जीते पहली बार, उसके बाद ही आप इतना बड़ा पुरस्कार आप हासिल कर लिए? जी बिल्कुल, 8 मार्च 2017, बस 6 महीने बाद ही, लगभग 8 महीने बाद जरूर मैं लिखूंगा। अच्छा, आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने पंचायत के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या किया है अपने कार्यकाल में? जी, अब ये तो उदाहरण देने वाले, हमारा आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी
अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं। खुद मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे दरवाजे पे जो चबूतरा होता है जिस पे मुहर्रम के दिन तजिया रखा जाता है, वो मेरा नहीं, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। अपने ज़मीन में अपने दरवाजे जी बिल्कुल, अपने मेरे यहाँ बना हुआ है, अभी सामने है, वहाँ पे बना हुआ है। इसकी भी स्थिति जर्जर हो गई थी। इन लोगों के कहने पर मैंने उसको बहुत बढ़िया से ढंग से उसको बनवा दिया है। और हमारे यहाँ कोई भी समुदाय है, या मुसलमान हो या हिंदू वर्ग के हो, ना हमारे यहाँ ऐसा भेदभाव नहीं रहा। होली में भी वो लोग हमारे साथ चढ़ बढ़ के रहते हैं और हम उनके साथ तजिया में, मुहर्रम में, ईद में, बकरीद में सब कुछ रहते हैं। और उनके लिए एक हमारे यहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पे। तो विगत जब चुनाव हुआ था उसका मैंने एस्टीमेट बनवाया था, तो एस्टीमेट जो उसका पहुंच रहा था लगभग 50 लाख से ऊपर का पहुंच रहा था, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र से ऊपर था। उतना का बजट, हाँ, उनके हमारी उतना बजट नहीं था उतना। तो मैंने इसके लिए विधायक से लिखवाया, प्लस गांव के सभी लोगों से कह के मैंने इसको कल्याण विभाग में भी दिया था लेटर। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसको तत्काल इसको जीर्णोद्धार इसका करवाऊँगा, इसको बढ़िया ढंग से बनवाऊँगा जी। अच्छा, ये जो आपका पंचायत है रामपुर, ये कृषि प्रधान पंचायत है, तो किसानों के हित में आपने क्या कुछ अब तक काम किया है? जब ये ग्रिड यहाँ पे बन रहा था, मैंने अपना काफ़ी समय उसमें दिया। जो भी प्रोजेक्ट के हो, सिविल के हो, जो भी थे, विभागीय लोग भी हमसे तालमेल में रहते थे और हर खेत तक पोल और बिजली पहुँचाने का मैंने कार्य करवाया है, जिससे किसानों को काफ़ी सुविधा हुई है। कभी कभी ये बात चलती भी है कि बिजली ना रही तो धान के थोड़े रोप ली, 100 रुपये डीजल भइल बा के रोप ली, तो बात चलती है। तो इस चीज़ ये सब सुनने में थोड़ा हमें गर्वान्वित में महसूस होता हूँ कि आपके प्रयासों से, जी हाँ, कि मेरे प्रयासों से ऐसा कुछ हुआ है और किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। अच्छा मुखिया जी, खेल क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए आपके तरफ से क्या कुछ अब तक कार्य किया गया है? मैं यूथ के साथ रहा हूँ शुरू से और अभी तक यूथ के साथ ही रहा हूँ। हमारे गांव में जो भी टूर्नामेंट होता है, जो भी बच्चों के द्वारा आयोजन होता है, या कहीं बाहर खेलने भी जाते हैं, तो उनके साथ मेरा भरपूर सहयोग रहता है। प्रोत्साहित करने के लिए जी, प्रोत्साहित करने के लिए उनको मैं काफ़ी मदद करता हूं, उनका आयोजन करता हूं। फील्ड में बच्चों को जो भी खेल सामग्री है मैं उनको उपलब्ध करवाता हूं और उनके साथ मैं हमेशा कुछ भी हो वो मेरे से ज़रूर सलाह लेते हैं कि मुखिया जी ये चाहिए, मुखिया जी वो चाहिए, मुखिया जी ऐसे चाहिए, और मैं उनके साथ बिल्कुल मिल के और उनके जो भी डिमांड है मैं उसको पूरा करता हूँ। अच्छा मुखिया जी, आवास योजना के तहत आपके पंचायत में कितने गरीबों का कल्याण हुआ? और एक बात कहा जाता है कि मुखिया जितने भी हैं जनप्रतिनिधि, अधिकतर मुखिया ऐसे आवास योजनाओं में जो ज़रूरतमंद हैं उनको आवास की जो लाभ देना चाहिए वो नहीं देते हैं कमीशन के चक्कर में। आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपने क्या किया है? जी, 2016 में जब चुनाव के पश्चात आम सभा करके और जितना भी आवास आवंटन हुआ था, मैंने सभी लोगों को और घूम घूम के मैंने कहा था कि अगर आपसे कोई भी 1 रुपया मांगे तो कम से कम हमें इसकी सूचना आप अवश्य दें। और अभी भी जो नया आवंटन हो रहा है उसमें भी मैं लोगों से कहता हूँ कि आपको 1 रुपया किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका है, ये आपका है और ये सरकार दे रही है आपको, इसमें कोई बीच बिचाव नहीं है, ये आपका पैसा। हाँ, लेकिन मुझे सुनने में आता है कि कुछ लोग जैसे लोगों को डराकर, धमकाकर, दिग्भ्रमित करके उनको वो उन लोगों से कहते हैं कि आपका नाम आ गया है, हम गए थे आज ब्लॉक में, ऐसा हुआ है, आप पैसा दीजिए नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। जिन बेचारे गरीब ने 1 लाख रुपया अपने ज़िंदगी में नहीं देखा हो, 1,20,000 रुपया, उसे लगता है कि ये पैसा हमारे हाथ से चला जाएगा और वो मजबूर होकर बेचारे 10,000, 5,000 जो भी होता है वो दे देते हैं। तो इस पर नकेल कसने के लिए आपकी तरफ से क्या मैंने ऐसे लोगों से भी बोला है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और हमें तुरंत सूचना दीजिए। इस बार का जो आवंटन हो रहा है, मैं घूम घूम के हर जगह कहता हूँ और ये मेरी खासियत रही है कि पूरे पंचायत की मैं बात करता हूँ कि आज तक कोई मेरे ऊपर ये दोषारोपण नहीं कर सकता है कि मुखिया जी ने मुझसे पैसे का डिमांड किया है। अगर ऐसा होता है, किसी ने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया और उस शख्स के साथ अगर उसको प्रूफ कर दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, अधिकतर पंचायतों में युवाओं के सामने जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, सेना में भर्ती होने की, उनके सामने फील्ड की समस्या
एक बड़ी समस्या बन के उभर रही है, हर जगह का ये नियम है। आपके यहाँ युवाओं को युवाओं के इस समस्या को दूर करने के लिए आपके यहाँ क्या किया गया आपकी तरफ से? मैं अपने अगले कार्यकाल में हम्म, फील्ड का जीर्णोद्धार करूंगा। मेरा फील्ड काफ़ी बड़ा है हम्म, और मैंने अंचल में आवेदन भी दे दिया है। हम्म, अगर आप चैनल के माध्यम से है आप वहाँ पता भी कर सकते हैं कि मैंने फील्ड का सर्वप्रथम नापी का मैंने वहाँ पे दे दिया है, जबकि फील्ड के दक्षिण किनारे दक्षिण छोर पे मेरा ही ज़मीन है, लेकिन फिर भी मैंने उसको नापी के लिए दिया हुआ है। नापी के पश्चात बजट से ऊपर है, लेकिन कम से कम बाउंड्री के लिए मैंने विधायक जी से आश्वासन दिया, उन्होंने, मैंने कहा है, और इस 2 काम का मैंने दिया है उनको, और ये दोनों काम का उन्होंने आश्वासन दिया है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस काम को वो जरूर पूरा करवाएंगे। और अगर 4 दीवारी हो जाती है तो मेरा ये प्लान है कि उस पे 4 फीट का चारों तरफ से मैं पेपर ब्लॉक का एक ट्रैक बनाऊंगा, जहाँ तहाँ पत्थर वाली एक बेंच लगाऊंगा बैठने के लिए, और चारों तरफ 4 दीवारी के वृक्षारोपण करूंगा, ताकि पर्यावरण भी हमारा उसके साथ साथ संतुलित रहे। अच्छा मुखिया जी, फिर से चुनावी मैदान में आप उतरने जा रहे हैं, क्या अब की बार के चुनाव यदि आपको विश्वास जनता की तरफ से आशीर्वाद मिल जाता है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी अगले कार्यकाल में? जितने भी अधूरे काम हैं उसको मैं पूरा करूंगा। समस्याएं बहुत हैं। पूर्व के कार्यकाल में काम संतोषप्रद नहीं हुआ था, जिसको पूरा करते करते मैं अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोगों में पूरा विश्वास है। 2 साल कार्य को बाधित कर दिया हमारी ये कोरोना ने, सारे क्षेत्र को बाधित किया, शिक्षा से लेके विकास से लेके सब कुछ बाधित किया। कोरोना काल में भी मैंने लोगों को काफ़ी मदद किया है उस हिसाब से, और जितने भी अधूरे कार्य हैं मैं उसको पूरा करूँगा। मेरे यहाँ कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है, सिंगल एक वार्ड नहीं है कि जहाँ पे काम नहीं हुआ है। पहले के कार्यकाल में ऐसा होता था कि किसी गांव में पूरा काम हो जाता था, कहीं गांव कुछ भी नहीं होता था। हमारे यहाँ पास में एक बैजनाथपुर गांव है, वहाँ पे मेन रोड से गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। लोगों को नहर पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी बरसात के दिनों में, क्योंकि गाड़ी तो छोड़िए पैदल चलना दूभर होता था जी। और इस लंबे सड़क को मैंने पूरा करवाया। पीसीसी को गांव से जोड़ने का मैंने कार्य करवाया। मेरे से पूर्व यहाँ तक जिला परिषद कई बार लोगों ने प्रयास किया, कई प्रत्याशियों ने प्रयास किया। पूर्व के काल में उनका आया हुआ मटेरियल, उनका आया हुआ सामान तक वहाँ से उठ गया, क्योंकि लोगों में उस हिसाब से काम करने की भी वो नहीं थी, लोगों को समझाने की भी वो चीज़ नहीं थी। लेकिन मैंने लोगों से मेल भाव करते हुए, संपर्क करते हुए उस कार्य को मैंने पूरा किया। कई लोगों का उसमें विरोध था, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाते हुए, अब वही चीज़ आज के डेट में उन लोगों को बहुत बड़ा वरदान दिखता है। एक ऐसा ही था कि हमारे गांव की मेन सड़क होते हुए लास्ट में एकदम छोर में एक मुख्य नाली जाती है, उसमें भी वही समस्या थी। बीच में नाली रुक जाती थी, पानी भर जाता था, गली में ऐसा जल जमा हो जाता था कि जिससे लोगों का आवागमन ठप हो जाता था। उस सबसे बड़ी नाली को, दो नालियों को यहाँ पर मैंने उसको पूर्ण करवाया। दसियाओं गांव में हर गली को ढूंढते हुए जहाँ पर भी उपलब्ध हो वहाँ पे मैंने पीसीसी करवाया। लोगों की समस्याएं मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उसको निदान करने की, त्वरित कार्रवाई के लिए मैं उस पर प्रयत्नशील रहता हूँ। देखिए, जहाँ तक है अगले चुनाव की आपने बात किया कि किस तरह से क्या आपका रहेगा। अगर आपके पास पैसा आता है, मेरे ही पंचायत में लगभग 3 करोड़ रुपये आया था, जो कि वार्ड प्रबंधन किरान समिति के द्वारा कार्य कराया गया, कुछ मेरे द्वारा भी करवाया गया। तो मैं रहूं या ना रहूं, कोई भी मुखिया अगर होता तो ये उसका कार्य करवाना फर्ज बनता था जी। लेकिन इन सब कार्यों से हटकर मैंने हर किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है। हर किसी के दुख में मैं उनके बेटे की तरह, उनके भाई की तरह मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और विकास तो करना ही है, विकास तो अधूरा है जो उसको पूरा करना ही है, लेकिन ये उनके लिए मेरे दिल में जो जगह बनी है और उनके दिल में जो मेरे लिए जगह बनी है, इसको कभी मिटा नहीं सकते। और लोगों का ये ऐसा चीज़ हुआ है कि कहीं भी अपने रिश्तेदारी में या कहीं भी कोई लोग आता है तो उसको ये उदाहरण देते हैं कि नहीं मुखिया जी मेरे यहाँ इतने देर थे, मेरे साथ यहाँ गए थे, वो मेरा वो करवाए थे। तो इस चीज़ से मैं लोगों से 100% विश्वस्त हूँ, आश्वस्त हूँ कि लोग मुझे
दोबारा मौका जरूर देंगे। अच्छा मुखिया जी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपके तरफ से क्या कुछ प्रयास किया गया है अब तक? जी जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे यहाँ जितने पंचायत में सरकारी तालाब हैं, मैंने उनका जीर्णोद्धार करवाया है। जल जीवन हरियाली की जी, जल जीवन हरियाली के तहत हम्म। अब भी लगभग 10-15 दिन पूर्व दसियाओं में बहुत बड़ा पोखरा है, वहाँ पे मैंने 3 यूनिट मतलब 600 वृक्षारोपण करवाया है। यहाँ हो सकता है एक हफ्ते में लग जाए। यहाँ एक सीधीपुर गांव के पास बन सकती है, वहाँ पे उसके चारों तरफ मैं लगवा रहा हूँ। हमारे यहाँ भी है, मतलब प्लांटेशन का लोगों से पूछ कर निजी ज़मीन में मैंने पर्यावरण को बचाने हेतु मैंने उनके साथ पूछ के मैंने निजी पौधारोपण करवाया है। अच्छा, जो पुराने वृक्ष हैं, नए वृक्ष तो लगाए जा रहे हैं, जी। उनके लिए आपके हाँ, उनके रख रखाव के लिए भी मैं काफ़ी प्रयत्नशील हूँ। अब भी देखिए, हाल की बात है, हमारे गांव में पश्चिम किनारे एक महावीर मंदिर है, उससे सटे हुए एक पंचवटी वृक्ष है जी। जिसमें हमने देखा नहीं है, हमारे पूर्वज लगाए हुए थे, और उस चीज़ को बचाने हेतु मैं देख रहा हूँ कि बारिश के मौसम में गाय मवेशी उसकी जड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और वो वृक्ष जो हमारा इतिहास है वो किसी न किसी दिन धराशायी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने लोगों से राय मांगा, और लोगों के कहने पे मैं उसके चारों तरफ से सुरक्षा हेतु चबूतरा निर्माण करवा रहा हूँ। ऐसे ऐसे कई पौधे, कई वृक्ष हैं जो कि हमारे पंचायत में हैं, उनको बचाने हेतु मैं प्रयासरत हूँ, और सबको मैं बचाऊंगा, और चारों तरफ उनको चबूतरा निर्माण करवा के मैं सबका रक्षा करूँगा। अच्छा मुखिया जी, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के रोजगार छीन गए। आप अपने पंचायत स्तर पर लोगों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कुछ अब तक जी, किए हैं? कोरोना काल में मैंने बहुत सारा मनरेगा काम करवाया, तालाब, पोखरा, आहर, नहर, पैन, तरहा, ये सब करवाया, जिससे ताकि लोगों को रोजगार मिले, और काफ़ी लोग दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ काम कर रहे थे। उससे 2 फायदा होती थी, एक जल संरक्षण भी होता था, जल संचय भी होता था, और करहा की झराई से जो आज जिस चीज़ का लोग को मिल रहा है कि नहीं, करहा झरा गया, हमारे खेत तक आसानी से पानी पहुंच जा रहा है, इसका भी फायदा हुआ, किसानों को भी फायदा हुआ, और मजदूरों को रोजगार भी मिला। कोरोना काल में अगर इस तरफ से हट के भी मैंने काफ़ी लोगों को मदद किया है, और जिसकी जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत पड़ी है इस काल में, जिस हिसाब से मुझे खोजा है उस हिसाब से मैं अच्छा तैयार मुखिया जी, कितनी उम्मीद रखते हैं जनता से कि आपके कार्यों के आधार पर आपको लोग जो है वो जनादेश देंगे? 200%। 200%? बिल्कुल, होता तो 100% है, 100% से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मैं 200% उम्मीद रखता हूँ कि पिछली बार से भी ज़्यादा मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। पिछले साल में, पिछले चुनाव में मुझे मेरे गांव के अलावे लोग नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, वाकिफ़ नहीं थे मेरे चेहरे से, क्योंकि मेरा चुनाव, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सेवा नीति करता हूँ। राजनीति से मुझे कोई लगाव नहीं है, और मैंने अभी तक अपने कार्यकाल में आज तक मैंने अपने आप को मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि समझा ही नहीं है। लोगों को जिस हिसाब से, जहाँ वो बैठते हैं मैं वहाँ बैठता हूँ, जहाँ वो खाते हैं वही मैं खाता हूँ, जैसा वो रहते हैं वैसे मैं रहता हूँ लोगों के साथ। और पंचायत से बाहर लोग, हमारे गांव से बाहर लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस बार लोगों में मैं अपनी पहचान बना चुका हूं, और पहचान अपने कार्य से, अपने स्वभाव से, और लोगों की मदद करके बनाया हूं, ऐसे वो कोई नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है, और पूरा विश्वास है कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से मुझे लोग विजयी बनाएंगे। मुखिया जी, आप अपने कीमती समय हमारे साथ बिताएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। पंचायत के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? पंचायत के लोगों से मैं अपील यही करना चाहूँगा कि अगर कोई भी विकास का पैसा आता है, कोई भी मुखिया हो, कोई भी वार्ड हो, वो करवा सकता है। वो तो करवाना उसका मजबूरी है, वो तो करवाना, पैसा उसी के लिए आता है। लेकिन आपके साथ, इस कार्य के साथ साथ आपके साथ जो दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो, आपका दुख का भागीदारी बने, मतलब आपके साथ सहयोगी बने, जिस तरह से आप हैं। एक कहने में तो बुरा लगेगा एक बात, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार की होती है, अपना एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, राजनीति के तौर पे अगर कहा जाए तो ठीक है, चल आज मरल बाणे काल चल जेब उनका द्वारी पर, कोनो बात नहीं है। लेकिन नहीं, मैं उनके साथ साथ 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक बक्सर जाता हूँ, सारी व्यवस्था देखता हूँ, जहाँ तक सहयोग होता है सहयोग भी करता हूँ,
लोगों के शादी में भी रहता हूँ, मदद करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि प्रतिनिधि उनको चुने कि जो राजनीति नहीं करे, आपके परिवार की तरह आपके साथ जुड़े रहें और आपके हर सुख दुख में आपके साथ भागी हों। और लोगों से एक और अपील करूँगा कि बहकावे में नहीं आए। मैं एक सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी मानता हूँ, सबसे बड़ी कार्य के अलावे, कि मैंने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में जातिवाद को ख़त्म किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये होगी कि मैंने इस कार्यकाल में जातिवाद को ख़त्म किया है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ और कहता भी हूँ कि आज हम यहाँ लगता है कि हम ब्राह्मण हैं, वो हरिजन हैं, वो पासवान हैं, वो फलाने हैं, वो फलाने हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर बढ़ के चला जाए, देखा जाए वहाँ पे जहाँ पे कि आपको न कोई आपको पहचानता हो, ना मुझे कोई पहचानता हो। है कोई माई कलाल की जो बता दे कि मैं कौन जाति का हूँ और आप कौन जाति के हैं। सही बात। उस चीज़ में तो इस भावना के साथ मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ और लगभग पहले जातिवाद को ही रख के विकास को दबाया जाता था। विकास नहीं होने दिया जाता था, बस जातिवाद को सामने ला के इस जाति उस जाति उस जाति। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे हर जाति के लोग वोट करेंगे और किए थे हर जाति के लोग, और इस चीज़ को मैं पूरी तरह से मानता हूँ। मुझे थोड़ा भी कुछ लोगों में ये बैठी हुई है, ऐसी धारणा बैठी हुई है कि ये उस जाति का। अब देखिए हमारे यहाँ मैं हूँ ब्राह्मण जाति से, कुछ लोग हैं कि जो कि इस चीज़ को मानते हैं, आने जाने में परहेज करते हैं, खाने में परहेज करते हैं, लेकिन मेरा पालन पोषण ही हुआ उस परिवेश में। हमारे यहाँ जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ घर में रहते थे, कार्य देखते थे, एक लल्लू पासवान थे। जब हमारी माँ दादी किचन में रहती थी, लोगों का खाना बनाती थी, तो उस हिसाब से उस टाइम में वो हमको बच्चे जब थे छोटे, हमको अपने कंधे पर बिठाते थे और अपने घर ले जाते थे, और जब तक घर में अपने रखते थे जब तक हमारे यहाँ का काम ख़त्म नहीं हो जाता था। और गरीबी इतनी थी उस समय कि भूख लगता था हमें, तो उस समय छोटे थे तो हमको चोखा बहुत पसंद था। तो क्या करते थे कि चावल बनाते थे और चावल को एक साइड रख देते थे और थोड़ा चावल अलग करके उसी चावल में तेल नमक डाल देते थे और उसको सान देते थे, और वही कहते थे कि भात है चोखा खा। हम उनके यहाँ खा के आते थे तो अपने घर अपना जो भी होता था अपना करते थे, छोटे थे। तो हमारा लगाव रहा है। जातिवाद को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं मानता हूँ, ना शुरू से और ना आज जब से चुनाव में आया हूँ तब से। ये तो मेरे यहाँ रग रग में नहीं है। और मैं यही लोगों से प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि इस भेदभाव को मिटाइए। जो आपके साथ है, आपके दुख में है, तो वही आपका भाई है। आपका सगा भाई अगर आपके दुख में नहीं होता है तो आपका भाई नहीं है। लेकिन अगर कोई गैर भी, किसी अदर जाति के भी लोग आपके साथ, मैं हूँ या कोई भी हो, अगर आपके साथ हैं तो ही आपका भाई है, वही आपका परिवार है, परिवार का सदस्य है। ये थे अभी हमारे साथ रामपुर पंचायत के मुखिया बसंत पांडे जी, जिन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में जातिवाद को बिल्कुल किनारे रखा और विकास को और मानवता को जगह दिया अपने सूची में। और इन्होंने कहा कि हमारे जो उपलब्धियां हैं, जो कार्य हैं 5 सालों के, उनके आधार पर जनता इन्हें फिर से अपना आशीर्वाद देने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे नए पंचायत में इसी तरह के नए एपिसोड में। धन्यवाद।